नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज सत्ता में सबसे पहले 2 विस्फोटक कुंजी खोलेंगे। पहली कुंजी उस जलते हुए राफा पर जिसे नेतन्याहू के बमों ने धुआं कर दिया है। 24 घंटे में 80 लोग मारे गए हैं। कैसे बाइडेन के मना करने के बावजूद नेतन्याहू ने राफा की बारूदी बाईपास सर्जरी की है, इस पर वीडियो गाइड है। दूसरी विस्फोटक कुंजी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के रंगभेद वाले बयान पर है। ऐसा सियासी बम जो सैम पित्रोदा ने फोड़ा अमेरिका में, लेकिन इसका असर भारत में महसूस किया गया। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने तो उचित दूरी बना ली, लेकिन पीएम ने इसे देश का अपमान बताकर कैसे कांग्रेस को घेरा, ये बताएंगे। वैसे पहली बार पीएम मोदी ने किसी रैली से अंबानी और अडानी का नाम लिया और राहुल गांधी पर तंज किया। पीएम ने पूछा, क्या टेम्पो भरकर माल पहुंच गया? तो राहुल ने अपने बयानों में अंबानी और अडानी का नाम लेना बंद कर दिया। इस पर राहुल ने 5 वीडियो वाला जवाब दिया है। वैसे आज राहुल गांधी अमित शाह की राजनीतिक रेंज में भी थे। अमित शाह ने राहुल और अखिलेश पर 2 शहजादों वाला तंज किया और कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गया तो वो राम मंदिर पर बाबरी वाला ताला लगवा देंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा है कि फौरन आग पर रोकथाम के लिए जरूरी उपाय करें और बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे ना रहें। मामले की अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी। साइड इफेक्ट वाले सवालों के बीच फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोरोना वैक्सीन को बाजार से वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि अभी मार्केट में जरूरत से ज्यादा वैक्सीन हो गई है, इसीलिए ऐसा फैसला किया गया है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 सीनियर क्रू मेंबर्स बीमारी की वजह से बताकर एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं। इसके चलते एयरलाइन को 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि पैसेंजर्स को टिकट का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इजराइल के टैंक, बम और बारूद वाले इंतकाम से, जिसकी लोकेशन है राफा। तो सत्ता में आज सबसे पहले आपको दुनिया के उस हिस्से की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हर वक्त मौत का खौफ है, जहां लोग सांसें तो ले रहे हैं, लेकिन हर पल ये डर सता रहा है कि पता नहीं किस दिशा से कौन सी मिसाइल आएगी और सेकंडों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये इलाका दिल्ली से 4131 किलोमीटर की हवाई दूरी पर है। इसका नाम है राफा। सबसे गंभीर बात यह है कि इस इलाके में 100, 200 या 1000, 2000 नहीं, बल्कि 15 लाख लोग बहुत ही कम जगह में किसी तरह जिंदा हैं। टीवी स्क्रीन पर टैंक, बम, मिसाइल हमले वाली जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी इलाके से आई हैं। यहाँ रह रहे लोगों की स्थिति को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 64 वर्ग किलोमीटर में 15 लाख लोग हैं। इस हिसाब से औसतन हर 43 लोगों के पास सिर्फ 1 वर्ग मीटर की जमीन है। सोचिए, 1 वर्ग मीटर कितनी जमीन होती है, और इतनी छोटी जगह में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने का अर्थ है कि हर वक्त वहां पर 1-1 इंच जमीन पर खुद को खड़ा रखने का संघर्ष चल रहा होगा। और जब इजरायली टैंक के गोले चलते होंगे, जब इजरायली सेना के बम ऐसे इलाके पर गिरते होंगे, मिसाइलों की नॉन स्टॉप बारिश होती होगी, तो दृश्य कितना दर्दनाक और खौफनाक होता होगा। इजराइल अब राफा में क्यों बम वर्षा कर रहा है, इसकी पूरी कहानी संक्षेप में आपको बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि 132 बंधकों के लिए 15 लाख लोगों की जिंदगी इस वक्त मौत के मुंह में है। और 15 लाख लोगों की जिंदगी या मौत का सवाल हो तो ये पूरी दुनिया के लिए, दुनिया के हर देश की सत्ता के लिए एक बड़ी खबर है। पहले आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इजराइल ने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए राफा को मिट्टी में मिलाने का प्रण ले लिया है। कैसे इजराइल के टैंक राफा में तैनात हैं और सब कुछ कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इंतकाम वाले वो टैंक हैं जो गोले बरसाने से पहले महिला, बुजुर्ग, बच्चे, बीमार
किसी को नहीं देखते, किसी को नहीं छोड़ते। इजराइल के इंतकाम और राफा के दर्द की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। टैंक तो इजराइल के प्रहार का सिर्फ एक हिस्सा भर है। अगले वीडियो कुंजी बम से पहले वाली है। इस तस्वीर में आपको घर नजर आ रहे होंगे। सोचिए, जिस इलाके में 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन 2,31,000 लोग रहते हैं, वहां ऐसे घरों में कितने लोग रह रहे होंगे और इजरायली बम गिरने के बाद कितनी बर्बादी होती होगी। इसके गवाह ये वीडियो है। ये हमला आईडीएफ की ओर से किया गया है। इजराइल को शक है कि इन इलाकों में हमास के लड़ाके हो सकते हैं, जिसके बाद लगातार बमबारी की जा रही है। आपको बता दें, इजराइल की बमबारी की ये तस्वीरें 24 घंटे के अंदर की हैं। इजराइल की सेना ने मिस्र और गाजा पट्टी के बीच मौजूद फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर भी बम बरसाए हैं, जिसमें इसको भारी नुकसान पहुंचा है। राफा के चेक पॉइंट पर इजराइल के टैंक तैनात हैं। हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। दावा है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल के हमले में हमास के 20 लड़ाकों समेत कुल 80 मारे जा चुके हैं। भारी बमबारी में हमास की 3 सुरंगें भी तबाह हो चुकी हैं। सिर्फ इजराइल ही नहीं, जब भी मौका मिल रहा है हमास के लड़ाके भी आईडीएफ को टारगेट बना रहे हैं। आईडीएफ के ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाकों ने इजराइल के बुलडोजर पर अटैक किया। एक धमाके के साथ बुलडोजर नष्ट हो गया। सिर्फ 120 सेकंड के वीडियो ट्रेलर में देखिए राफा कैसे इजराइल के हमलों से कांप रहा है। सात अक्टूबर 2023, ये वही तारीख है जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर हमला किया था। उस दिन से अब तक दोनों देशों के बीच जंग जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू हमास को मिटाने की कसम खा चुके हैं। 19 अक्टूबर 2023 को TV9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी वॉर जोन में मौजूद थे। उस वक्त भी राफा पर हमले की आशंका जताई जा रही थी। मतलब राफा में वही हुआ जिसका डर था। आज फ्लैशबैक वाली रिपोर्टर रील देखकर आप समझिए कैसे इस युद्ध का विस्तार पिछले कुछ महीनों के दौरान हुआ है। इस समय मौजूद हूँ इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर पर। अगर आप देखें, ये बॉर्डर के पास के वो इलाके हैं जो पूरी तरीके से खाली करा दिए गए हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इजराइल ने सारे बॉर्डर्स एरिया खाली करा दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी, यानी जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। बाकी सारे इलाके इस समय खाली करा दिए गए हैं। और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय के यहाँ ताज़ा हालात कैसे हैं। देखिए, इजराइल और गाज़ा पट्टी पर ही जंग नहीं हो रही, लगातार जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, इसको लेकर इजराइल बहुत ज़्यादा सतर्क है। ना सिर्फ लेबनान बॉर्डर पर सीरिया के साथ, बल्कि इजिप्ट के बॉर्डर के आसपास भी यहाँ शांति है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस जगह कभी भी हालात बदल सकते हैं। और TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों में लेकर आया है ये दिखाने के लिए कि अभी इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और देखिए, ये जो इलाका है ये राफा, यानी आप कह सकते हैं कि इसको पूरा इलाका, देखिए अगर आपको आखिरी झंडा आपको नज़र आ रहा हो, इसके अलावा सारा जो है इजिप्ट का एरिया है। और यहीं से लगातार जो सामान है जिसकी बात इजराइल का इजिप्ट कर रहा है वो जा रही है। इजराइल और हमास के बीच राफा वाले युद्ध की मुख्य वजह है राफा क्रॉसिंग। दरअसल ये वो इलाका है जिसे गाजा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसी रास्ते से मिस्र से गाजा तक जरूरत के सामान लाए ले जाए जाते हैं। इजराइल को शक है कि सामान के साथ साथ हथियार भी गाजा तक सप्लाई किए जाते हैं। यही वजह है कि इजराइल की सेना ने राफा क्रॉसिंग पर कब्जे की रणनीति अपनाई। आईडीएफ के टैंक और सैन्य वाहन वहां तैनात किए गए हैं और राफा शहर के अंदर एयर स्ट्राइक की जा रही है। 50,000 से ज्यादा लोग राफा छोड़ चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। ये जानकारी दी जयराम रमेश ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन के पद पर तैनात थे और इसी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसकी जानकारी जयराम रमेश द्वारा दी गई है।
और ये इस्तीफा इस वजह से हुआ है क्योंकि एक बयान सामने आया था जिसकी वजह से धमाका हो गया था भारतीय राजनीति में। एक बम अमेरिका में ऐसा फटा था कि यह बम गोला बारूद वाला नहीं बल्कि बयान बम है और इसका असर अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में देखा जा रहा था। इस बम का विस्फोट और इससे निकला बारूद इतना खतरनाक है कि एक राजनीतिक पार्टी की सत्ता की संभावना को ही धुआं धुआं करने पर आमादा है। और सबसे बड़ा संकट यह है कि यह बम उस राजनीतिक पार्टी के कथित शुभचिंतक ने ही फोड़ा है जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इनका आधुनिक नाम सैम पित्रोदा है और पारंपरिक नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। ताल्लुक गुजरात से रखते हैं लेकिन अब अमेरिका में बसे हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। इन्होंने विस्फोटक बयान दिया है और भारत की चारों दिशाओं में रहने वाले लोगों का वर्गीकरण किया है। इन्होंने कहा है कि हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं जहां पूर्व के लोग चीनी, पश्चिम के लोग अरबी, उत्तर के लोग श्वेत और दक्षिण के लोग अफ्रीकी लगते हैं। अमेरिका में बैठकर दिए गए इस बयान की विस्फोटक क्षमता इतनी ज्यादा थी कि इसका भारत में तुरंत असर दिखा। बयान आने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से उचित दूरी बना ली। सोशल मीडिया पर लिखित और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बयान देकर यह दूरी बनाई गई। पार्टी के मीडिया इंचार्ज से लेकर गांधी परिवार की सदस्य और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने बयान के जरिए बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग की। लेकिन बीजेपी के लिए यह अच्छा मौका था और एक लूज बॉल थी जिसे सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लपका। तेलंगाना के वारंगल में एक रैली के दौरान पीएम ने कहा, शहजादे के फिलोसोफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया है, गाली दी है। आप एक बार सैम पित्रोदा, प्रधानमंत्री मोदी और उस पर प्रियंका गांधी का बयान सुनिए, फिर आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस ने पित्रोदा संकट से बचने के लिए कैसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी मैदान में उतार दी। Hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए। फिर मैं मानूंगी कि हाँ, कोई खेला है। संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। सैम पित्रोदा का बयान काफी तेजी से वायरल हुआ और उस पर पीएम मोदी का हमला भी काफी तीखा था। कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन के नुकसान की आशंका ज्यादा लगी, इसलिए आप से लेकर शिवसेना उद्धव गुट तक ने इससे एक्स्ट्रा दूरी बना ली। एक के बाद एक गठबंधन के मित्रों के भी बयान सामने आने लगे। ये विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। और मैं पुनः चुनौती से कहता हूं, भाई अगर आपके दिमाग के ऊपर विदेशी पर्दा है तो हटाइए। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। राहुल गांधी के एडवाइजर हैं,
अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। सैम पेत्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं न कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए कई बार मुसीबत की दीवार खड़ी कर चुके हैं। एक बार उन्होंने 1984 के दंगे पर हुआ तो हुआ वाला विस्फोट किया था, जिससे निकले बारूद ने कांग्रेस को परेशान कर दिया था। इसी चुनाव में वो विरासत टैक्स का सिक्का उछालकर कांग्रेस को पहले से बैकफुट पर धकेल चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने बीजेपी को काली चमड़ी वाला मुद्दा दे दिया है, वो भी दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठे बैठे। हालांकि सैम पित्रोदा भारत की विविधता पर बोल रहे थे। वो सफाई में ये भी कहेंगे कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति में पहला बयान जितना वायरल होता है, सफाई उतनी वायरल कभी नहीं होती है। अब सत्ता के कलेश का एपिसोड खोलते हैं, जहां आज पीएम मोदी ने चुनावी शब्दकोश को अपडेट कर दिया। इस शब्दकोश का दूसरा संस्करण आ गया है। कई नए शब्द उन्होंने इस शब्दकोश में जोड़ दिए हैं, जिनकी तासीर कांग्रेस को रास नहीं आएगी। इसमें अडानी और अंबानी जैसे हाई नेटवर्थ वाले शब्द भी शामिल हैं। पीएम मोदी के अपडेटेड चुनावी शब्दकोश में सबसे पहला स्थान अडानी और अंबानी को मिला है। दूसरे नंबर पर टेम्पो भरकर माल, रातों रात डील, इसके अलावा काला धन के बोरे, उद्योगपतियों के माल जैसे शब्द शामिल हैं। दरअसल पीएम मोदी आज तेलंगाना के करीमनगर में रैली कर रहे थे। यहां उन्होंने पहली बार अडानी और अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा, पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, अंबानी और अडानी। लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई है, उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। क्यों? पीएम मोदी के इस हमले पर कांग्रेस पूरी तैयारी से उतरी और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के 5 ऐसे बयान एक साथ पोस्ट कर दिए, जिनमें वो अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं। इस वीडियो में तारीख भी बताई गई। दावा किया गया कि पिछले 7 दिनों के दौरान हुआ है। मामला इतने पर नहीं रुका। प्रियंका गांधी ने बयान दिया, कहा राहुल रोज अडानी पर बोल रहे हैं, परंतु पीएम सुन ही नहीं पा रहे हैं। एक बार सुनिए अडानी पर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और कांग्रेस ने कैसे इसका जवाब दिया। भारत माता की मोदी गारी नायकत्व। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये शहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला। अदानी, अंबानी, इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अदानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है
क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। वैसे शुभचिंतक पित्रोदा के कारण बैकफुट पर चल रही कांग्रेस इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये तक कह दिया कि 3 चरणों के पूरा होने के बाद अब पीएम मोदी अपने दोस्त पर ही हमलावर हो गए हैं। पीएम मोदी बनाम कांग्रेस की लड़ाई में आज एक तीखा और तंज से भरा बयान अमित शाह की तरफ से भी आया। उन्होंने अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने के राहुल गांधी के फैसले पर कहा कि रायबरेली से भी राहुल गांधी चुनाव हारने वाले हैं। भाइयों बहनों, और राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी थे, वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप हारने वालों हो। आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ, एक ही जगह बाकी रही है। अमित शाह भले ही कह रहे हो राहुल गांधी रायबरेली से भी हारेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी उनकी बड़ी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश में लगी हुई हैं। 20 मई को रायबरेली और अमेठी में वोटिंग है। इससे पहले प्रियंका गांधी इन दोनों चुनावी क्षेत्रों में छोटी बड़ी 50 सभाएं करेंगी। हर विधानसभा में कम से कम 5 नुक्कड़ सभाएं होंगी। एक दिन वो अमेठी में और दूसरे दिन वो रायबरेली में होंगी। अमेठी रायबरेली में 500 विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई है। अमेठी में अशोक गहलोत और रायबरेली में भूपेश बघेल को स्पेशल प्रभारी बनाया गया है। तैयारियों से साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अमेठी और रायबरेली को लेकर काफी सीरियस है। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस की तैयारी और पीएम मोदी के हमले पर टीवी9 के रोविंग एडिटर पंकज झा ने प्रियंका गांधी से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। चुनाव लड़ने के बारे में आपने नहीं सोचा? लड़वा रही हूँ चुनाव, फर्क क्या है? एक चीज़ ये कहा जा रहा है कि चूंकि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी मतलब रायबरेली दोनों जगह से लड़ रहे हैं, तो एक जगह बाईपोल होगा, तो क्या प्रियंका बाईपोल में आ सकती है? तो वो आप बाईपोल में देखिएगा। अभी जब आप मंच पर थी तो राम कथा का जिक्र कर रही थी, राम और रावण की बात। बीजेपी हमेशा राम मंदिर का जब इशू उठाती है तो कांग्रेस डिफेंसिव हो जाती है कि राम मंदिर का निमंत्रण मिला। बिल्कुल डिफेंसिव, इसमें डिफेंसिव होने की क्या बात है? हम सब भगवान को मानते हैं, डिफेंसिव होने की क्या बात है? डिफेंसिव वो हों जिन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है, डिफेंसिव वो हों जो भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, उनको डिफेंसिव होना चाहिए। हम क्यों डिफेंसिव हो? चीज़ें जिस पर वो काउंटर करते हैं और जिसको लेकर लालू यादव ने भी बात कहा और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री उस पर बहुत एग्रेसिव हो गए कि ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है। इसी बात को लेकर के न्याय पत्र को कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे न्याय पत्र में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे न्याय पत्र के बारे में, वो अगर प्रधानमंत्री जी हमारे न्याय पत्र में वो एक ऐसी बात दिखा दें जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, वो है ही नहीं बातें हमारे न्याय पत्र में। प्रधानमंत्री हमारे न्याय पत्र के का इतना आक्रमण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम ठोस बातें कर रहे हैं जनता के लिए। क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं महिलाओं को सालाना हम 1 लाख रुपए जो गरीब परिवार हैं उनकी महिलाओं को देंगे। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास को हम अप्रेंटिसशिप करवाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी को ये बातें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए प्रधानमंत्री जानबूझ के अपने ही दिमाग में ये सोच साझ के पता नहीं क्या चीज़ें निकालते हैं कि ये ऐसा लिखा है मैनिफेस्टो में, जबकि लिखा ही नहीं है। जो लिखा है उस पर चर्चा करें, मैं चुनौती देती हूँ, चर्चा करें हमारे मैनिफेस्टो पे जो असलियत है कि हम रोजगार देंगे, इस पे डिबेट करें हमारे साथ। और सत्ता में अब बात करते हैं आज के कीवर्ड की, जिसे हमने पिछले कुछ घंटों में देश और दुनिया में हुई कई बड़ी घटनाओं के आधार पर तैयार किया है, जो देश की सियासत के साथ साथ आपकी सेहत वाली सत्ता से भी जुड़ा है। और इन खबरों को देखने और समझने के बाद जो सूत्र और शब्द निकला है वो है भरोसा। आज हमने इसी शब्द पर आधारित सत्ता की बहुत दिलचस्प कुंजी अपने न्यूज मित्रों के लिए तैयार की है। कहा जाता है किसी पर भरोसा करना जीवन के सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है, लेकिन भरोसा तोड़ना सबसे आसान कार्यों में शामिल है। जब यही भरोसा डगमगाने लगता है तो इसके परिणाम अलग अलग घटनाओं के रूप में सामने आते हैं, जैसे आप सत्ता की इस कुंजी में देखने वाले हैं। पहली खबर बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भरोसे से जुड़ी है, जो उन्होंने कुछ महीने पहले अपने भतीजे आकाश आनंद पर किया था।
लेकिन ये भरोसा अब हिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल आधी रात को मायावती ने आकाश आनंद से अपने उत्तराधिकारी वाली गद्दी छीन ली है और कहा है कि पूर्ण परिपक्वता आने तक उन्हें अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। यानी इशारा साफ है कि अभी उनमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की कमी है। दूसरी खबर एस्ट्राजेनेका की है, उस कोरोना वैक्सीन से जुड़ी है जिसे लेकर हाल ही में कंपनी ने ब्रिटेन के एक कोर्ट में साइड इफेक्ट की बात को स्वीकार किया था। अब खबर है एस्ट्राजेनेका अपनी वैक्सीन पूरी दुनिया से वापस मंगवाएगी। सवाल यह है कि क्या एस्ट्राजेनेका को अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है? हालांकि उसका तर्क है अभी बाजार में जरूरत से ज्यादा वैक्सीन मौजूद है, इसीलिए वो अपनी वैक्सीन वापस ले रही है। तीसरी खबर नकली दवाओं की सत्ता से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों का भरोसा अब असली दवाओं को देखकर भी हिलने लगा है। बीपी, शुगर और कैंसर के बाद अब उत्तर प्रदेश के एक जिले में डिप्रेशन और एंजाइटी की नकली दवा वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। ये देखने के बाद आप सोचेंगे आखिर भरोसा करें तो किस पर करें। और चौथी खबर 4 कार कंपनियों के भरोसे पर आधारित है, जिन्होंने बाजार से अपनी 7,783 गाड़ी वापस मंगवाने का फैसला किया है। इन कंपनियों में Hyundai मोटर्स, किया, फॉक्सवैगन और जैगुआर लैंड रोवर शामिल हैं। दावा है कि इन कंपनियों की 11 अलग अलग गाड़ियों में जो पार्ट लगाए गए हैं उनमें कुछ खामी है। सबसे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती के भरोसे की बात करते हैं, जिसे उनके भतीजे आकाश आनंद ने शायद थोड़ा कमजोर कर दिया है। 12 दिसंबर 2023 को मायावती ने आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद ही मायावती ने आकाश आनंद से इस जिम्मेदारी को छीन लिया है, क्योंकि मायावती को लगता है कि आकाश में अभी पूरी तरह परिपक्वता नहीं आई है। वैसे मायावती के इस फैसले के पीछे सियासत के जानकारों के अपने अपने तर्क हैं। कोई कह रहा है मायावती ने अपने भतीजे को जो राजनीतिक समझ दी थी वो उस दायरे से बाहर आकर राजनीति कर रहे थे, तो कुछ लोगों को लगता है पिछले कुछ दिनों में आकाश आनंद ने अपने बयानों से सियासी मर्यादा वाली लक्ष्मण रेखा लांघी, ये उसका नतीजा है। लेकिन आधी रात को लिए गए अपने फैसले के पीछे मायावती ने जो तर्क दिया वो भी सुनिए। मायावती के अनुसार पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। आकाश आनंद की उम्र अभी सिर्फ 29 साल है। वो लंदन से MBA की पढ़ाई करके लौटे हैं, इसीलिए मायावती को लगा कि शायद आकाश आनंद काशीराम वाली पारंपरिक BSP में आधुनिक विचारधारा वाला फ्लेवर डालकर उसे नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल मायावती के वो अरमान पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मायावती को लगता है कि अभी आकाश आनंद परिपक्व नहीं है। वैसे आकाश को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटाने के फैसले के पीछे उनके पिछले कुछ बयान भी माने जा रहे हैं, जो उन्होंने बीजेपी या फिर दूसरे राजनीतिक दलों को लेकर दिए, जो मायावती की राजनीति वाले मॉडल में फिट नहीं बैठते हैं। हम आपको उनके बयानों पर एक फ्लैशबैक रील भी दिखाते हैं। टमाट मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है, आपका वोट इनको लाठी की तरह पड़ना चाहिए। इनको बाहर करिए सत्ता से। जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं साथी। तो ये लोग वादा भी किया था इन लोगों ने कि इस भारत के हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देने का काम करेंगे, बाहर से काला धन लेके आएंगे। बाहर से काला धन तो आया नहीं, और किस किस का बाहर काला धन ठिकाना लगवाया है वो अब सवाल करने का समय आ गया। कल ये आपके बच्चों को हाथ में कटोरा थमा के बोलते भीख मांग लो, और ये भी रोजगार बन जाएगा। धरना सेठों से फिरौती ली है इन लोगों ने, और हमारे समाज का इस्तेमाल किया है। इन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ महंगाई कर कर अपने धरना सेठों के जेब भरने का काम किया है। आप जानते हैं ये जातिवादी लोग सोचते क्या है? इन्होंने आपसे आपका रिजर्वेशन छीनने की कोशिश की है।
आकाश आनंद को जिम्मेदारी मुक्त करने के फैसले के बाद मायावती के खिलाफ लंबी चौड़ी सियासी फौज खड़ी हो गई है और उन पर तंज कस रही है। अखिलेश ने कहा है कि अब बीएसपी के हाथ से बाजी निकल चुकी है, तो कांग्रेस का आरोप है कि मायावती बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का घोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम कर रही है। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।